नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे लर्न फ्रॉम लीडर्स कार्यक्रम के इस चौथे एपिसोड में। विगत 3 एपिसोड्स में आप सभी दर्शकों के पॉजिटिव फीडबैक्स हमें प्राप्त हुए हैं, जिसे देखते हुए अगले क्रम में आज एक नवीन एपिसोड के साथ हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए करेंगे, जिसके पश्चात इस कार्यक्रम के चेयर श्री रवि नागर जी एवं को चेयर श्री विश्वास माहेश्वरी जी के अनुभव को सुनते हुए करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कीनोट स्पीकर श्री गौतम अनघोरे जी और इसके साथ ही आज हम हमारे एमिनेंट स्पीकर्स प्रतिष्ठा पथिक जी एवं ऋचा पटेल जी को भी सुनेंगे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वे सर्वप्रथम अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। विजयादशमी के पावन पर्व पर, दशहरे के पावन पर्व पर सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। एक दिव्य और विलक्षण संयोग है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा लर्न फ्रॉम लीडर्स के नाम से जिस अद्भुत सीरीज को प्रारंभ किया गया, उसका ये जो चौथा अंक है, चौथा अध्याय है, चौथा एपिसोड है, ये दशहरे के इस पावन अवसर पर, विजयादशमी के पावन अवसर पर रिलीज हो रहा है, जब हम असुरता के ऊपर, अंधकार के ऊपर देवत्व की विजय का एक पर्व मनाते हैं। और ये एक संयोग नहीं, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है कि आज के इस पवित्र अवसर पर एक पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर चलाई गई सीरीज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रही है। और जो आज की आवश्यकताएं, आज के समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को निर्मित किया गया। उद्देश्य था कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, गायत्री विद्यापीठ के, शांति कुंज के, गायत्री परिवार के जो अपने भाई बहन हैं, जो विश्व के विभिन्न स्थानों पर एक लब्ध प्रतिष्ठ मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं, उनने अपने जीवन में यहाँ के संस्कारों को लेने के बाद और विश्व के विभिन्न स्थानों पर पहुंचने के बाद जिन ऊंचाइयों को छुआ, जिस उच्चता तक वो लोग पहुंच सके, उस अनुभव को वो उन भाई बहनों के साथ साझा कर सकें जिनके जीवन में अभी उन पड़ावों का आना शेष है। और जब वो उस अनुभव को उनके साथ साझा करते हैं तो उनके जीवन में भी आगे बढ़ने की वही प्रेरणा जन्म लेती है और अनेकों नए स्थानों तक पूज्य गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के विचारों को पहुंचाने की संभावना जन्म लेती है, जिसके जन्म लेने की आवश्यकता आज शतगुणित हो जाती है। क्योंकि एक बड़ा सौभाग्य है जिसका हिस्सा हम लोग बन पाए। मनुष्य के जीवन में सौभाग्य तो अनेकों तरह से आते हैं। कुछ सौभाग्य व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सौभाग्य पारिवारिक होते हैं, कुछ सौभाग्य समूहगत होते हैं, कुछ सौभाग्य एक राष्ट्र के लिए होते हैं, कुछ सौभाग्य एक संस्कृति के लिए होते हैं, पर कुछ सौभाग्य ऐसे होते हैं जो पूरी वसुधा वसुंधरा धरती के लिए होते हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे युग के लिए होते हैं। और पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी जैसे व्यक्तित्वों का धरती पर आगमन उसी सौभाग्य का हिस्सा है। चूंकि हम इस बात को बार बार दोहराते हैं तो कभी कभी उस मूल्य को महसूस नहीं कर पाते जो गुरुदेव और माता जी के धरती पर अवतरण के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभी हजारों वर्षों में कभी एक बार वो संभावना जन्म लेती है जब व्यक्ति ऐसे महापुरुषों के साथ चल पाता है, उनकी लीला का सहचर बन पाता है, उनके लीला का सहभागी बन पाता है। और शांति कुंज में निवास करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को ये सौभाग्य मिला, गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता को सौभाग्य मिला। आज वो सारे के सारे हम लोगों के सहपाठी, हम लोगों के सहयोगी, हम लोगों के साथ चलने वाले छोटे भाई बहन विश्व के अनेकों महत्वपूर्ण मुकामों पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद वो वहाँ उनके जीवन में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी हैं, उस अनुभव को सबके साथ साझा करना चाहते हैं। ये लर्न फ्रॉम लीडर्स उसी चीज़ की पहचान है। और आज का दिन उन्हीं भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने का दिन है, जिनने मर्यादाओं को स्थापित किया, जिनने युग की मांग के अनुसार
शौर्य को भी दिखाया, पराक्रम को भी दिखाया और साथ ही साथ ऋषि परंपराओं का संरक्षण भी किया। भगवान राम के सामने चुनौतियां यही तो थी। उनके सामने चुनौतियां थी कि एक तरफ उनको लंका का दमन करना जरूरी हो गया था, असुरता का अंत जरूरी हो गया था, लंका का विध्वंस जरूरी था, तो दूसरी ओर राम राज्य की स्थापना भी जरूरी थी, सत्प्रवृत्तियों का संरक्षण भी जरूरी था, ऋषि सत्ताओं को एक प्रोटेक्शन देना भी जरूरी था। दोनों आवश्यकताएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन था, एक तरफ सत्प्रवृत्तियों का संरक्षण, शासक प्रवृत्तियों का संवर्धन था, जिसको गुरुदेव ने इस युग की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक कहा। आज भी समस्या यथावत है, आज भी वही अंधकार है, और अंधकार को पराजित करना और प्रकाश को अवतरित करना, ये दोनों चुनौतियां एक साथ उभर कर हम लोगों के सामने आई हैं। और इनको पूरा करने के लिए समग्र विकास विद्यार्थी का जरूरी हो जाता है, और ये कार्यशालाएं उसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के निर्मित की गई हैं कि वहाँ से जन्म लेने वाली प्रेरणा हृदय में एक उसी उसी अंकुर को जन्म दे, जिसके माध्यम से हम सबके जीवन, हम सबके व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं सभी सुनने वाले भाई बहनों को। हमारे साथ जो अतिथि यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं, जो वस्तु स्थिति में तो शांति कुंज का अभिन्न अंग है, उन सबको बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन, प्रणाम। माननीय प्रतिकुलपति जी के इस दिव्य मार्गदर्शन हेतु मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं साथ ही आमंत्रित करता हूँ श्री रवि नागर जी को, जो कि ओलंपस कॉरपोरेशन ऑफ द अमेरिका कनाडा में टेक्निकल आर्किटेक्ट के रूप में कार्यरत हैं। मैं चाहूँगा कि वे हम सभी के मध्य अपने अनुभव साझा करें। सभी को मेरा प्रणाम। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरा अभिवादन अपना समय निकालने के लिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लर्न फ्रॉम लीडर श्रृंखला के अंतर्गत चिन्मय भैया का निर्देश हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम शांति कुंज के बच्चे जो हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, उन्हें अपना अनुभव और जो भी शिक्षाएं जीवन में रही हैं वो सबसे साझा करनी चाहिए, शायद उससे कुछ सीखने को मिले। हालांकि मेरा जीवन बहुत सामान्य रहा है और मैं नहीं समझता कि मुझ में लीडर जैसी कोई विशेषताएं हैं, बट उन्होंने कहा है तो उसका कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा अपने जीवन के अनुभव और शिक्षाएं आपसे साझा करने की, और मैं आशा करता हूँ कि अगर उससे किसी एक व्यक्ति को भी अगर कोई सहायता मिले अपने जीवन में, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और ये समय समझूंगा कि व्यर्थ नहीं गया। जीवन तो हमारा सामान्य रहा, लेकिन अगर अब मैं सोचूं तो एक असामान्य बात जो हमारे जीवन में रही है वो है शांति कुंज और गुरुदेव और माता जी का संरक्षण। जो हमने अपना बचपन जिस वातावरण में बिताया और शांति कुंज में रहे, और जो संरक्षण गुरुदेव और माता जी का है वो तब से लेके आज तक जीवन के हर हर स्टेज पर बना हुआ है। तो शायद वो जो विशेषताएं हैं वो हमको बाकी लोगों से अलग करती है। अगर शांति कुंज में बिताए जीवन के बारे में बात करूं तो वो एक ऐसा सौभाग्य है कि अगर आज मुझे कोई कहे कि उसके बदले में अगर आप कुछ और लेना चाहें जीवन में तो आपको मिल जाएगा, तो अगर मैं सोचूं भी तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं सोच पाता हूं जिसकी अपेक्षा मुझे होगी उसके बदले में। तो शांति कुंज में रहकर हमें जो स्वयं सेवक का भाव हमारे अंदर डेवलप हुआ, बचपन से ही हम गायत्री विद्यापीठ में पढ़े। अब तो हालांकि गायत्री विद्यापीठ का इतना विस्तार हो चुका है और दूसरे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, बट जिस समय में हम पढ़े, जो गुरुकुल का माहौल था और गुरुजनों से जैसे हमें शिक्षा मिली, गायत्री विद्यापीठ में कोई चपरासी नहीं हुआ करता था, कोई सफाई कर्मचारी नहीं हुआ करता था। बच्चे ही सबके लिए पानी भरते थे, बच्चे ही बाथरूम साफ करते थे, बच्चे ही पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे,
दवात में स्याही भरते थे, फाउंटेन पेन के लिए, सबके लिए वही पर्चे बांटने में सहयोग करते थे। तो वो जो एक अनुभव है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने सुना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किसी समय में ऐसा माहौल हुआ करता था, बट शायद आज के समय पे वो भी ना मिले। एक अनुशासन, एक स्व अनुशासन जो किसी की डांट से नहीं है, हम अपने आप जो अनुशासन में रहते हैं, जो जिम्मेदारियां हमें बचपन से ही मिली, जो हमारे दल बनाए जाते थे, टोलियां बनाई जाती थी, जिम्मेदारियां दी जाती थी, श्रमदान में हम सहयोग करते थे। जब पर्व और त्यौहार होते थे, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा में जब स्कूल बंद हो जाया करते थे क्योंकि वहाँ पर शिवरात्रियों को ठहराना होता था, लेकिन हम गर्मियों में जो लाइन में लगे हैं उनको पानी पिलाना, गेट पर ट्रॉली लेकर खड़े होना, जो शिवरार्थी आ रहे हैं ज़्यादा सामान के साथ, उनको ट्रॉली में उनका सामान लेकर उनके ठहरने की व्यवस्था करना, स्वागत कक्ष ले जाना। तो ये सारी चीज़ें हमें उस वक्त शायद ये एहसास नहीं होता था, बट अगर आज सीखें तो जीवन के कितने बड़े बड़े लेसन्स हमने अनजाने में उस वक्त सीख लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। बिना कोई पैसा खर्च किए हम कुछ भी सीखने अगर चाहते थे तो सीखने को मिलता था। हालांकि ये ज़रूर लगता है कि अब उस समय जितनी हमारे पास सीखने की क्षमता थी, शायद हमने उतनी पूरी इस्तेमाल नहीं करी। हम और कुछ सीख सकते थे और फ़ायदा उठा सकते थे उन चीज़ों का, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मिला वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो आज जो भी हमारा व्यक्तित्व बना है, जो भी हमारे जीवन में जितनी भी प्रगति हमने करी है, मैं मानता हूँ गुरुजनों का, खास करके गायत्री विद्यापीठ के अध्यापकों का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। शांतिकुंज के जितने भी वरिष्ठ हैं, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद तो हमेशा रहा ही, पर सामान्य रूप से सारे वरिष्ठों का सहयोग, उनका मार्गदर्शन भी हमेशा रहा। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपने जीवन की और अपने करियर प्रोग्रेशन की बात करूं तो मैं 10वीं के बाद ही दिल्ली चला गया था डिप्लोमा करने के लिए। टूल एंड डाई मेकिंग में 4 साल का डिप्लोमा होता है। उस वक्त ये लगता था कि अगर डिप्लोमा कर लेंगे तो जॉब जल्दी मिल जाएगी, जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उसके बाद सोचते रहेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त अगर मैं याद करूं तो शायद 15 साल का भी नहीं हुआ था जब मुझे दिल्ली में अकेले रहना पड़ा। तो उसकी अलग चुनौतियां थी। हालांकि गायत्री परिवार के परिजनों का हमेशा सहयोग रहा दिल्ली में, लेकिन माता पिता तो अपने माता पिता ही होते हैं। तो दिल्ली में पढ़ा, 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े थे। जब मैं डिप्लोमा करने गया तो इंग्लिश मीडियम था, तो किताबें पढ़ने में समझ नहीं आती थी, और उस वक्त उतना पढ़ाई का दबाव भी नहीं था क्योंकि परिवार साथ में नहीं था, अकेले रहना था, खाने पीने का देखना पड़ता था, आने जाने का। तो एक तरह से पढ़ाई से मेरा मन हट गया था। तो जितना पास होने के लिए ज़रूरत होती थी उतना पढ़ा। हाँ, प्रैक्टिकल में मैं अच्छा था, तो उसकी वजह से जॉब में मैंने हमेशा अच्छा करा। उसके बाद तो जैसे ही डिप्लोमा पूरा हुआ, 19 वर्ष की आयु में मैंने पहली बार जॉब करनी शुरू कर दी थी। तो एक नेचुरल करियर प्रोग्रेशन चलता रहा। 3-4 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि कितना भी आप एक्सपीरियंस गेन कर लो, लेकिन अगर आपकी बेसिक पढ़ाई, खासकर भारत जैसे देश में अगर वो कम है तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको रुकावट आ सकती है। लेकिन पढ़ने का मन भी नहीं करता था, सारा दिमाग अपनी जॉब में जा रहे हैं, आना जाना दोस्तों के साथ लग जाता था। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात मैं समझता हूँ कि मैंने उस वक्त की कि कोई ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करने पे मैंने जोर नहीं दिया। मैंने सोचा कि कम से कम एक डिग्री करनी है तो चलो इग्नू से एक बीए ही कर ली जाए, सबसे आसान क्या होता है। तो मैंने इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी से बीए का फॉर्म भर दिया, बीए करना शुरू कर दिया। जब एग्ज़ाम आते थे उसके 1-2 दिन पहले पढ़ लिया और एग्ज़ाम दे दिया। फिर मुझे लगा कि आगे चल के एमबीए करना पड़ सकता है, एमबीए करने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सिम्बियोसिस से एक कोर्स करा, उस वक्त होता था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो कॉरेस्पॉन्डेंस से वो भी मैंने साथ साथ शुरू कर दिया बीए के साथ ही, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ था तो उन्होंने उसको कंसीडर किया कि
मैंने 12वीं के बाद भी पढ़ाई की हुई है, क्योंकि 4 साल का डिप्लोमा था। तो उस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था कि उस पढ़ाई का कितना फ़ायदा होगा, लेकिन वो मैं करता गया। और ऑब्वियसली उसका मुझे करियर में बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे पढ़ाई जो है वो बीए की पढ़ाई और आईटी की पढ़ाई टूल एंड डाई मेकिंग के करियर से अलग थी। लेकिन वो मैंने कंप्लीट कर लिया। करियर ठीक चल रहा था, लेकिन एक समय के बाद मुझे अपने करियर में, अपनी फील्ड में, इंडस्ट्री में ऐसा लगा कि शायद आगे मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है और मुझे इस फील्ड में अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने परिवार से भी बात करी। तो इस जगह मैं कहना चाहूँगा कि परिवार का भी मेरा बहुत योगदान रहा। जितना विश्वास मुझे अपने आप पर नहीं था, मेरे परिवार को उससे ज़्यादा मुझ पर विश्वास था। तो उस सहयोग की वजह से, उस कॉन्फिडेंस की वजह से उस वक्त मैंने डिसाइड करा कि मुझे और पढ़ाई करनी है और अपनी फील्ड चेंज करनी है, और इंजीनियरिंग से अब मुझे आईटी में जाना है। इंडिया में फील्ड चेंज करना मुश्किल होता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुझे जॉब करते हुए 12 साल हो चुके थे। तो 12 साल में आपकी जो लेवल है आपकी एक फील्ड में, अगर उससे आप चेंज करना चाहो तो आप उस एक्सपीरियंस पे दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर दूसरी फील्ड में आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उस वक्त मैं तैयार नहीं था कि जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे मैं पीछे जा पाऊँ। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि फिर विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जाया जाए। विदेश में मेरा मकसद तो वैसे आगे जॉब करना ही था, लेकिन एक सही तरीका मुझे लगा कि अगर आईटी में मुझे प्रॉपर एजुकेशन भी मिल जाए और उसके बाद मैं जॉब स्टार्ट करूं तो वो बेहतर रहेगा। तो वो एक समय फिर से, जो 10वीं के बाद पहली बार ऐसा समय आया कि जब मुझे एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मेरी बेटी उस वक्त 2.5 साल की थी। सबने मेरा सहयोग किया, माता पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, सब ने, कि मैं जा सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो वो एक डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहा। मैंने जीआरई टोफल की तैयारी करी, मास्टर्स के लिए यूएस में एडमिशन लिया। फिर मैंने अपनी आईटी की पढ़ाई कंप्लीट करी। तो उस वक्त मुझे पता चला कि जो मैंने बीए और जो मैंने पीजीडीआईटी सिम्बायोसिस से करा था, उसका फ़ायदा मुझे मास्टर्स में मिला। अगर वो मैंने उस टाइम नहीं किया होता और मैं सोचता कि मैं यूएस में जाके मास्टर्स करूं, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि उससे पहले मेरे पास सिर्फ डिप्लोमा था। तो एक चीज़ तो मुझे ये सीखने को मिली कि जीवन में अगर आपको सीखने के लिए कभी भी कोई अवसर मिलता है तो उसको जाने ना दें। आपको हो सकता है उस वक्त लग रहा हो कि ये काम आएगा या नहीं आएगा, या हो सकता है कभी कालांतर में काम ना भी आए, लेकिन आपका कोई सीखने में नुकसान नहीं है। तो वो जो समय मैंने इग्नू से और सिम्बायोसिस से करने में बिताया, भले ही मैंने एक तरह से टाइम पास वाली पढ़ाई करी और सिर्फ पास किया, लेकिन उसकी वजह से मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिल पाया, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए थी, और वो भी 4 साल की। बीए सिर्फ 3 साल का होता है इंडिया में। लेकिन क्योंकि मैंने सिम्बायोसिस से भी पीजीडीआईटी किया था, तो उन्होंने उसको कंसीडर कर लिया 1 साल। तो मुझे मास्टर्स में 4 साल की ग्रेजुएशन के आधार पर यूएस में एडमिशन मिल गया, जो अगर मैं पहले नहीं करता तो मुझे कभी नहीं मिलता। अपने अपने अनुभव के लिए हिसाब से मैं देखूं तो शायद मैं थोड़ा बहुत शेयर कर सकता हूं कि अगर आपको विदेश में पढ़ने जाना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने सीखा है कि अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाना तो महत्वपूर्ण है, कि उसको तो आप खैर मना नहीं कर सकते कि जितने अच्छे नंबर होंगे उतना फ़ायदा होगा। लेकिन विदेश में पढ़ाई में उससे ज़्यादा या उसके बराबर, कम से कम आधा आधा 50% लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको डिफ़ाइन करती हैं, और वो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं, उन चीज़ों पे ध्यान। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी हैं, आप स्पोर्ट्स में कैसे रहे, आपने इनिशिएटिव्स अपनी लाइफ में कितने लिए, और ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपको कोई काम करने के लिए किसी ने बाध्य नहीं किया, क्या तब आपने इनिशिएटिव लिया? क्या आपने तब लीडरशिप रोल लिए? जब 10 लोगों के ग्रुप में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, तब क्या आपने जिम्मेदारी ली? अगर आपका जीवन इस तरह का रहा है
तो आपकी प्रोफाइल अच्छी बन सकती है फॉरेन एजुकेशन में एडमिशन के लिए। और दूसरा, उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। राइटिंग जो भी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर वो बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्हें अपनी राइटिंग स्किल्स पर शुरू से ध्यान देना चाहिए। दो तीन चीज़ें हैं, गुड ग्रेड्स तो है ही, वो तो बेसिक चीज़ है। उसके अलावा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, और आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। राइटिंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लिख सकते हैं। मेरे अंदर भी ये कमी है, मैं शायद उतनी किताबें मैंने नहीं पढ़ी, तो उसके लिए मुझे स्ट्रगल भी उतना ही करना पड़ा। लेकिन मैंने ये समझाया कि अगर मैंने और किताबें पढ़ी होती और ज़्यादा अगर मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस की होती तो मुझे और फ़ायदा होता। हमारे नवयुग दल के और भी बच्चे हैं जो जिन्होंने और जो पहले भी मुझसे पहले बाहर पढ़ने गए हैं, कुछ मेरे बाद भी गए हैं, और कुछ यूएस गए हैं, कुछ यूरोप में भी पढ़ रहे हैं। उनके अपने अनुभव हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी समय आने पर इसी श्रृंखला के तहत अपने अनुभव साझा करेंगे, तो जिससे जो लोग भी बाहर पढ़ना चाहते हैं उनको मदद मिल सके। उसके बाद से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा नेचुरल करियर प्रोग्रेशन ही चल रहा है। यूएस से मैं पिछले 1 साल में कनाडा मूव हो चुका हूँ। अभी सेल्स फोर्स नाम की कंपनी में टेक्निकल आर्किटेक्ट की तरह मैं काम कर रहा हूँ। मेरे अपने गोल्स हैं आगे 3 और 5 साल के। तो अगर मैं अपनी लाइफ पीछे देखूं तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैं लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं, लेकिन मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। वो सीख मैंने पूरी तरह अपने जीवन में नहीं उतारी है, फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगा अगर उससे किसी को फ़ायदा मिलता है तो। पहली बात तो ये कि संकोच न करें किसी से कुछ पूछने में। तो मेरे अंदर ये कमी है, और मैंने ये देखा है कि कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है अगर सिर्फ आप निसंकोच किसी से पूछ लें। जहाँ भी आपको अवसर मिलता है तो कुछ भी पूछने में कभी शर्माए नहीं। तो आपको लगेगा कि कई बार बड़ी से बड़ी आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक किसी से पूछने में मिल सकते हैं। दूसरी बात मैंने देखी है कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि नहीं, मेरी क्लास का एक लड़का इतनी सैलरी ले रहा है, उसकी जॉब इतनी कंपनी में लगी है। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन कोशिश करें अपना आत्मविश्वास आपके अंदर इतना हो कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप, हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव ना हो। आप अपने आप को चैलेंज करें, ये सोचें कि आज मैं क्या हूँ और पिछले साल में क्या था। तो 1 साल में क्या मैंने कोई तरक्की की है, अगले 5 साल का मेरा प्लान क्या है, अगले 2 साल का प्लान क्या है। और अवसर आपको मिलते रहेंगे, उनको उनको उन अवसरों का फ़ायदा उठाना समय पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आप किसी भी लेवल पर पहुँच जाएं, कितना भी पैसा कमा ले, हमेशा आपसे ऊपर कोई ना कोई तो होगा ही। अगर आप मुकेश अंबानी भी बन जाए तो उससे ऊपर भी अमेज़ॉन का जेफ बेजोस है, वो भी सोचता होगा कि मैं तो कुछ नहीं पैसा कमा रहा, मेरे से ज़्यादा तो वो पैसा कमा रहा है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको अपना टारगेट की सीमा बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर संतोष नहीं हो पाएगा कभी भी। और स्लो और स्टडी अगर प्रोग्रेस करते रहेंगे तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप जीतेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनको छोटा रखें। बहुत एक तरह का ये भी मानना है कि आप अगर लक्ष्य बड़े नहीं रखेंगे तो उनको अचीव कैसे करेंगे। बड़े लक्ष्य आप अपने सबकॉन्शियस में कहीं पर रख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली मुझे ये लगता है कि अगर आप छोटे गोल रखते हैं, ये 1 साल का गोल, अगले 3 साल का गोल, अगले 5 साल का गोल, और मैं नहीं समझता हूँ कि 10 साल से आगे का कोई गोल आप बना सकते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद का समय क्या रहेगा, कितनी ज़िंदगी बदल जाएगी, कितनी चुनौतियाँ नहीं आएंगी, आपको नहीं पता है। तो
1 से 5 साल तक का अगर आप लक्ष्य रखते हैं तो आप उसके लिए प्लान भी बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा था, ए ड्रीम रिटन डाउन विथ ए डेट बिकम्स ए गोल। सो अगर आपका कोई सपना है तो उसके साथ अगर आप एक डेट अटैच कर देते हैं कि मुझे इस डेट तक ये पूरा करना है, तो वो आपका लक्ष्य बन जाता है। ए गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स बिकम ए प्लान। और उस लक्ष्य को अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो प्लान बन जाता है। कि अगर आपका गोल 5 साल का है और आपने स्टेप बनाए हैं कि 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये, 3 साल में ये, तो वो एक अपने आप में एक प्लान बन जाएगा अगर आप उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे स्टेप्स में। एंड ए प्लान बैक्ड बाई एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। और जब आप एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तभी आप उस सपने को साकार कर सकते हैं। तो सिर्फ सपना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सपना रियलिस्टिक होना, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना और उस प्लान पे इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं जो जॉब कर रहे हैं, चाहे आईटी में हो चाहे किसी भी और भी फील्ड में हो, तो आप बहुत सी कंपनी में चीज़ होती है कि आप अपने करियर डेवलपमेंट में चेक इन कितनी बार कर रहे हैं। हमारी कंपनी में हम चेक इन करते हैं हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में। हर 3 महीने में हम अपने मैनेजर के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि मेरा ये 1 साल का गोल था और 3 महीने में मैंने क्या उसका 1/4 अचीव कर लिया है। अगर नहीं किया है तो मुझे अब क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है कि मैं बाकी के जो 3 क्वार्टर हैं उसमें वो गोल पूरा कर सकूं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसके लिए हम एक चेक इन पॉइंट रखें कि अगर हमारे 5 साल का लक्ष्य है तो हम हर साल के एंड में देखें कि हमने उस 5 साल के लक्ष्य का 5वां हिस्सा 1 साल में पूरा किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है अपने जीवन में, या लक्ष्य की चेंज करने की ज़रूरत है, या हमें प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, तो और या हमें किसी से सहायता लेने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी जो हम सीख सकते हैं। एक और चीज़ मैंने जो देखी है कि आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखा है मैंने अपने जीवन में कि डिप्लोमा करने के बाद मेरे अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं था। मैं नहीं सोचता था कि मैं कभी आगे पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता था। लेकिन एक बार जब मैंने वो चैलेंज ले लिया विदेश में पढ़ाई करने का, एक बार मैंने जीआरई के लिए पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया, अच्छे ग्रेड्स आए, तो एक आत्मविश्वास के साथ अगर आपने एक चैलेंज लिया और उसको अगर आपने ओवरकम कर लिया, वो गोल अगर आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद आगे आपके बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा कि उस वक्त मैंने 1-2 कोर्सेज में और अप्लाई किया जिसके लिए मुझे जीआरई के अलावा जीमैट की भी ज़रूरत थी। तो जीआरई के लिए मैंने 6 महीने तैयारी की थी, लेकिन फिर जीमैट की ज़रूरत पड़ी। मुझे लगा अच्छा ठीक है मैं जीमैट भी दे देता हूँ, तो 2 हफ्ते का टाइम मैंने लिया, मैंने जीमैट का एग्ज़ाम भी दे दिया। तो उसके बाद से पढ़ाई का डर ख़त्म हो गया। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे आईटी से चेंज करके मुझे और कोई फील्ड में जाना, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये फ़र्क पड़ता है कि एक बड़ा चैलेंज जिससे आप डरते हैं, लेकिन अगर आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस टारगेट को अगर अचीव कर लिया तो आगे के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि होती है। एक एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उम्र के हिसाब से मेरे साथ ये भी था कि जब मैंने बाहर पढ़ने का डिसाइड किया था मेरी उम्र 33 साल थी। तो अगर मैं ये सोचता कि अब तो मैं उम्र के इस पड़ाव पे आ चुका हूँ कि अब चेंज मेरे लिए मुश्किल है या चेंज करना सही डिसीजन नहीं है, तो शायद मैं नहीं कर पाता। ऑब्वियसली मेरे परिवार का सहयोग भी उसमें रहा। लेकिन एक एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा था कि यूके में एक हैं सिख इंडियन जो इंडिया से यूके में माइग्रेट हुए, ख्वाजा सिंह। उन्होंने 89 ईयर्स की एज में पहली बार सीरियसली दौड़ना शुरू किया। 89 ईयर्स की एज पता नहीं हम लोगों में से कई लोग पहुंच पाए भी कि नहीं। और 60 साल तक पहुंचते पहुंचते हम सोचने लगते हैं कि अब हमारा जीवन का अंत आ गया, अब इसके बाद कुछ करना नहीं है। तो 89 साल की एज में उन्होंने सीरियसली दौड़ना शुरू करा, मैराथन के लिए ट्रेनिंग शुरू करी। आज वो 109 साल के हैं और वो आज भी फिट हैं और आज भी वो हर साल मैराथन दौड़ते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है कि कोई भी एज नहीं होती, कोई भी सही समय नहीं होता। आपको जो भी आपका लक्ष्य है उसको आपकी सहमति होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यह आपके फ़ायदे में है, तो आपको वो बिल्कुल करना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके आसपास की चीज़ें भी सकारात्मक होंगी। अ, मैंने कहीं पढ़ा था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद इंग्लिश टर्म है, कि अगर आप जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो भी आप निगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते रहेंगे सकारात्मक तरीके से, तो उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी तरफ खींची चली आएंगी, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव भी किया है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। मैं जानता हूँ बहुत से मेरे मित्र भी हैं कि उनको हमेशा लगता है कि ये बड़ा टारगेट है, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे ये जॉब चेंज करनी है, एक बार ये हो जाए मुझे घर चेंज करना है, मुझे लोकेशन चेंज करना है, ये हो जाए तो उसके बाद फिर मैं ये एक्सरसाइज करूँगा। ये कभी हो नहीं पाता। आपके चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे कभी, आपके गोल्स ख़त्म नहीं होंगे। अगर आपने 5 साल का गोल भी रखा है तो जब आप 5 साल पर उस गोल पे पहुँचेंगे तो आपको अगले 5 साल के लिए कुछ और गोल अपना देना पड़ेगा। ज़िंदगी बदलती रहती है, तो हेल्थ और फिटनेस को प्राथमिकता पे रखें, उसके लिए हमेशा टाइम निकालें, डेली निकालें, चाहे किसी भी तरह से आप चाहे दौड़ें, चाहे आप वॉक करें, आप योग करें, प्राणायाम करें, या आप घर में ही एक्सरसाइज करें। उससे आत्मविश्वास में भी बहुत वृद्धि होती है, और ये मैंने अपने जीवन में देखा। जब मैं ये भी शायद 30 साल की उम्र के आसपास की बात है, जब मैंने दौड़ना शुरू किया था। उस वक्त मुझे लगता था कि अगर हम बात करें कि आप कितने मीटर दौड़ लेते हैं, 100 मीटर या 200 मीटर, मुझे लगता था कि 1 किलोमीटर दौड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में हमेशा हाफ मैराथन होती थी हर साल, अभी भी होती है, एयरटेल हाफ मैराथन उसे बोलते हैं अभी भी शायद। मुझे लगता था कि वो लोग जो उसमें दौड़ते हैं वो लोग शायद एथलीट होते हैं, आम आदमी नहीं दौड़ उसमें हिस्सा नहीं ले सकता, दौड़ नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे टीचर मिले और मैंने उनके साथ दौड़ना शुरू किया। 1 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर दौड़ा, तो उससे फिर आत्मविश्वास बढ़ा। और जब फिर दौड़ना शुरू करा तो फिर मैंने अभी तक 4 हाफ मैराथन भी कर चुका हूँ, जो 21 किलोमीटर की होती है। जो अगर मैं अब सोचूंगा, आज से 10 साल पहले मैंने कभी सोचा था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं एक बार भी हाफ मैराथन कर सकता हूँ। तो वही वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को चैलेंज करें बिना किसी दूसरे से कंपेयर किए, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और जब पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर आप उस गोल को अचीव कर लेंगे, तो उसके बाद जो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं रह जाएगी, आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। शायद समय मैंने ज़्यादा ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ बातें किसी न किसी को किसी तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी, और मैं अगर ऐसा होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद रवि नागर जी, आपके इस बहुमूल्य अनुभवों को हम सभी के मध्य साझा करने के लिए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के को चेयर श्री विश्वास माहेश्वरी जी को, जो कि एमनील फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के रूप में कार्यरत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी अपने कार्यक्षेत्र के, अपने जीवन के कुछ अनुभवों को हम सभी के मध्य साझा करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विश्वास महेश्वरी है। मैं एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्यरत हूँ, जिसका नाम एमनील फार्मास्यूटिकल है और जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आज मुझे बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के डिवाइन यूथ को अपने अनुभव को साझा करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप दुनिया के दिव्यतम स्थानों में से एक स्थान पर शिक्षा और विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और मैं भी उतना ही भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी स्कूलिंग गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार से पूरी की है। मेरा भी बचपन शांतिकुंज हरिद्वार में व्यतीत हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के आशीर्वाद, आदरणीय बुआ जी एवं फूफा जी के प्यार के छत्र छाया में मेरा बचपन व्यतीत हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात करूँ तो जिसको धर्म, विज्ञान, अध्यात्म के बारे में कुछ पता न हो,
पर जो अपनापन, जो प्यार शांति कुंज में मिलता है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन पलों को याद करके मेरा मन गर्व से भर जाता है जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर, जिनको हम प्यार से चिन्मय भैया जी कहकर बुलाते थे, उनके साथ मुझे कई बार टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला है। शांति में बीता बचपन का वो हर पल मुझे आज भी उतना ही आनंदित करता है। दुनिया की शायद सभी चीज़ें आपको कहीं और उपलब्ध हो जाएं, पर जो प्यार, अपनापन, स्नेह शांति कुंज में मिलता है, शायद वह कहीं और उपलब्ध न हो। वैसे तो शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कण कण हमको कुछ सिखाता है, फिर भी एक बड़े भाई के नाते मैं आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के कुछ अनुभव, कुछ लर्निंग्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप यह शायद आपके जीवन में आपका मार्ग प्रशस्त करें। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। There are two kinds of knowledge. One is general knowledge and the other is specialized knowledge. जनरल नॉलेज, शायद आप इतिहास में रुचि रखते हो, शायद आप खेल में रुचि रखते हो, पॉलिटिक्स में आपको जानकारी हो, सोशल साइंस में हो, बहुत सारी जानकारियाँ आपको हो, पर शायद ये आपके जीवन में बहुत कम काम आती हैं या नहीं के बराबर काम आती हैं। पर यदि आपको किसी फील्ड की, छोटा हो या बड़ा हो, पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज हो, तो ये आपको जीवन भर पे करेगा। लोग कहते हैं, पीपल फॉल्सली बिलीव नॉलेज इज़ पावर, पर यदि आपका यह नॉलेज पूर्ण नहीं हो तो आपको यह कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, आपको यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, पर यदि आपको डेप्थ में नॉलेज है, आप उसमें बहुत प्रोग्रेस करेंगे। एंड दिस विल अट्रैक्ट मनी, दिस विल अट्रैक्ट सेटिस्फैक्शन, दिस विल अट्रैक्ट एप्रिशिएशन। दूसरा है ट्रेनिंग। किसी ने कहा है, इफ़ यू स्वेट मोर इन द ट्रेनिंग यू ब्लीड लेस इन द बैटल। आप ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध के मैदान में आपको उतना कम खून बहाना पड़ेगा। आप कोई भी डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो, पर यदि आप उसमें ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप निश्चित उसमें जीत हासिल करके रहेंगे। इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी ने कहा है, रिवाइज टू बिकम वाइज। आप यदि कुछ भी कर रहे हो, आप रिवाइज करते रहिए, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट यू गेट क्लोज टू गॉड। वाई यू गेट क्लोज टू गॉड? किसी ने कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट कौन है? भगवान है। एंड व्हेन वी प्रैक्टिस वी गेट क्लोज टू गॉड, वी गेट क्लोज टू परफेक्शन। और कम से कम यदि हमको परफेक्शन नहीं भी मिला, हम एक्सेलेंस तो अचीव कर ही लेंगे। इसीलिए आप कम से कम एक्सेलेंस को अचीव करने की कोशिश जरूर कीजिए। तीसरा है फर्स्ट टाइम राइट। यह एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब हम कोई भी काम करते हैं उसको पहली बार में सही करने की कोशिश करना चाहिए और हर बार उस काम को हमको सही करना चाहिए। यह एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, पर इसकी एप्लीकेबिलिटी हमारी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं पर भी हमको पहली बार में सही करने की कोशिश करना चाहिए। यस, वी आर नॉट परफेक्ट, हम गलतियां कर सकते हैं, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो गलती हम करते हैं वह गलती हम रिपीट ना करें। और गलती, रियल मिस्टेक इज़ दी ओनली वन फ्रॉम विच वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। गलती तभी रियल है जिससे हमने कुछ नहीं सीखा है। यदि हमने उस मिस्टेक से, उस गलती से हमने कुछ सीख लिया है, तो वह शायद हमारी मिस्टेक नहीं है, वह जीवन का एक अनुभव है। सो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको कम से कम गलती करने की कोशिश करना चाहिए, हमको हर बार सही काम करने की कोशिश करना चाहिए। वी शुड स्ट्राइव फॉर जीरो एरर्स, वी शुड स्ट्राइव फॉर जीरो एरर्स। हम घर के अंदर काम करें, घर के बाहर काम करें, हम कहीं पर भी काम करें, छोटा काम करें, बड़ा काम करें, हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको स्पेशलाइज नॉलेज गेन करें, हम उसके लिए प्रैक्टिस करें और उसको हम पहली बार में और हर बार उसको सही करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट है ऑलवेज बी बिजी विथ समथिंग। यदि हम घर पे हैं तो हम हमेशा बिजी रहें, हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, हम कुछ नया सीखते रहें। यह आपको पॉजिटिव बनाएगी, यह आपको स्किल्ड बनाएगी। अभी हम कोरोना के समय में बहुत व्यक्त घर में व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस समय को हम उपयोग कर सकते हैं। यदि हम खाना बनाना नहीं जानते तो हम अच्छा खाना बनाना सीखें। यदि हमको कंप्यूटर नहीं आता तो हमको कंप्यूटर सीखना चाहिए। यदि हमारा मन कोई नई लैंग्वेज सीखने का है तो हम कोई नई लैंग्वेज सीखें, पर हम हमेशा बिजी रहें और कुछ नया सीखते रहें। लाइफ इज़ इनहेरेंटली सो रिस्की, बट द बिगेस्ट रिस्क इज़ not doing anything, so we must try to avoid this risk.
And whatever you do, you should do with your full might, because all that you do with your might. Things done by halves are never done right. और लास्ट पॉइंट है, लैंड अ हैंड। आप हमेशा एक दूसरे की मदद कीजिए, अपने साथियों सहपाठियों की मदद कीजिए, आप एक टीम स्पिरिट के साथ काम कीजिए और हमेशा टीम में काम कीजिए, क्योंकि टीम की सफलताएं एक इंडिविजुअल आदमी की सफलताओं से बहुत बड़ी होती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना गायत्री परिवार है, जिसको जिसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी आधार पर बनाया है। इस कंपटीशन के युग में हम दूसरे की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमसे, ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, पर आप कंपटीशन अपने आप से रखिए, न कि अपने साथी से रखिए। जब उसको कुछ ज़रूरत हो तो आप उसको हमेशा हेल्प कीजिए। और टीम वर्क में काम करते करते यदि कोई डिफरेंसेस आते हैं, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, तो उनको हमेशा जितना जल्दी हो सके डिसॉल्व करिए, क्योंकि टीम की सफलताएं हमेशा बहुत बड़ी होती हैं और यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्कारों को, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की विचार क्रांति को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। मैं अंत में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे लर्न फ्रॉम लीडर्स इनिशिएटिव के लिए चुना। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एवं लर्न फ्रॉम लीडर्स की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया। आपको इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विश्वास माहेश्वरी जी, अपने अनुभव को हम सभी के बीच रखने के लिए। अब मैं श्री गौतम अनघोरे जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम सभी के मध्य अपने अनुभव रखें। श्री गौतम अनघोरे जी वर्तमान में वॉशिंगटन यूएसए में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के अंतर्गत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। आप कृपया हम सभी के मध्य अपने अनुभव साझा करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। सबसे पहले तो मैं चिन्मय भैया और लर्न फ्रॉम लीडर्स की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। More than anything else, I think I'm looking forward to learn from what other people are going to share as part of this series. So thank you for organizing this series. मुझे कॉलेज से निकले हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, so I don't have a lot of new ideas or experiences to share with all of you. What I do have is what I have learned over the years from my parents, or while living in Shantiganj, or while studying in Gayatri Vidyapeeth, or while working in the corporate world, and that's what I want to share with all of you today. Let me first start by introducing myself. मेरा नाम गौतम है। मेरा जन्म शांतिगंज में हुआ और बचपन से ही शांतिगंज में ही रहा। स्कूलिंग गायत्री विद्यापीठ से पूरी की और स्कूलिंग के बाद बीटेक JIT नोएडा से कंप्लीट किया। And for the last 4 years, I have been working in Amazon as a software development engineer. So this is an overview of what I will be covering today. We all sometimes end up in situations where we feel stuck or are confused or feel disappointed, and that's when I usually refer to these things that I have learned as part of learned from others, or that have stuck with me over the years, and these kind of work as guiding principles for me. So hopefully you will find these useful as well. Overall, I have 8 things I want to talk about: learn and be curious, goals, motivation, consistency, procrastination, fear of failure, self-evaluation and improvement, and destiny. So let's start with the learn and be curious. This is also one of the leadership principles of Amazon. The first thing we need to realize is that you are never done learning. There is not going to be a point in your life where you have learned everything, and this is important to realize because we often hear someone say बस 12th तक पढ़ लो या फिर बस कॉलेज तक पढ़ लो फिर उसके बाद तो लाइफ सेट है. From what I have experienced, I spend a lot more time learning something new now, much more than what I used to in school or college. So it's better to learn and enjoy this learning process. And a very easy way to do that is to find something that truly interests you or excites you. और ये जरूरी नहीं कि लर्निंग सिर्फ एकेडमिक फील्ड में हो.
You can pick up any skills in any domain. If you have a field you're interested in, you will naturally be curious to know more and learn more, and that actually benefits you in the long run. One of the ways I personally implement this principle in my professional career is that I have if I have a choice of projects, and one option is to pick a project similar to what I have already done before, which kind of guarantees a success, and the other option is something which I have not yet done before or I know very little about. I always pick the second option as it allows me to learn something new, and this definitely pays off in the long term. So always be on the lookout for opportunities to learn something new, invest your time into it, and enjoy that process. This keeps your brain active, and your investment in time always pays off in the end. The next point is to have well-defined goals. आपके सामने एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है. Having a goal allows you to focus your efforts and your energy in one direction, and allows you to not get distracted. When it comes to defining goals, we need to understand the difference between having goals versus having wishes. Goals are specific, measurable, and actionable. As a student, you might say that your goal is to study more or get good marks. That's not a well-defined goal, and it is just a wish. A better way to define the same goal would be, I want to get X marks in X exam. For that, I'll study X hours in a week. This same thing applies to any kind of goals. For example, rather than having I want to be healthier as a goal, have I will exercise 4 times in a week as a goal. It is also helpful to have a timeline associated with a goal. For example, I will read 10 books before the end of this year. This is a much more effective way of defining goals, as it forces you to be able to take immediate actions and not postpone things. It also helps to break down larger goals into smaller milestones, as smaller milestones are easier to achieve and gives you a feeling of accomplishment and progress. With these smaller wins, your confidence increases towards achieving any goal. It is also important that you define these goals for yourself and not let others define that goal for you. You will be able to put all your energy towards achieving a goal only if you truly want to achieve that goal, and not when someone else wants you to achieve that goal. The next step after defining goal is to have a plan of action. There is a common saying that a goal without a plan is just a wish. So after deciding a goal, think about what actions you can take to achieve it and have a plan. Now we have defined a goal and also have a plan of action, but a lot of times we come across this feeling that I am not feeling motivated enough to do this, or something similar. What we need to realize is that motivation is something that does not come like automatically or magically to you. Motivation is something that you can create for yourself. I'll say you have to create for yourself. Motivation doesn't lead to actions. It's actually the other way around. Motivation is actually a result of your actions. So when you take actions, you make progress. Continuous progress results in success, and this success is actually what results in motivation. Earlier, I talked about having smaller milestones. This is the reason that having smaller milestones help. When you achieve smaller milestones, you create more motivation for yourself, which then turns into a kind of positive feedback loop that gives you more energy to take actions. So the takeaway here is that you shouldn't be waiting for the motivation to come before you start taking actions. Have a self-discipline to take actions, and motivation will follow. Sometimes even when we take actions, we don't see immediate results, and that's when consistency comes into play. Consistently making some progress eventually does result in success, even if you're not able to see immediate results. The easiest way to be consistent is to create a process for yourself and then turn that into a habit. Keep making small progress each day through whatever process you have created for yourself, and then this will eventually result in progress and success. I think we all have kind of seen this graph, but I just wanted to reiterate on this. As this graph shows, even a progress of 0.01% every day turns into a significant improvement in the long run.
The next topic that I want to talk about is procrastination. And this is something which I still struggle with, and I'm trying to improve in this area. So, what is procrastination? It is the act of delaying or postponing something. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है हमें जो काम करना है वो हम टालते रहते हैं। ये मैं कल कर लूंगा, परसों से स्टार्ट कर लेंगे, पढ़ाई करने बैठना है तो 10 मिनट टीवी देख लेता हूँ। बट पढ़ने वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं होता और हम कभी पढ़ने नहीं बैठते। So why do we procrastinate? It's because watching TV is definitely easier than studying. We tend to choose a path which is easier for us. And there is another reason behind this, something known as present bias. Because of this bias, it always seems easier for us to do a task in future than to do it now. And that is actually not the case. The difficulty of this task is only going to remain the same, even if you do it today, tomorrow, or even a week from now. Because of this, we also set our goals for future. What we need to realize is that we have to do the work now to be able to reach that future goal. There are a few things that we can do to tackle this. This trick is called 2 minute and 5 minute rule. The rule is simple. If the work that you have to do is going to take you less than 2 minutes, do it now. If the work is going to take a longer time, tell yourself that you are going to do that work for 5 minutes, and then after 5 minutes, if you want to stop, you can stop. This trick works because of the fact that starting a work is much harder than actually doing it. Most of the resistance we feel in doing something is in the act of starting it. If you force yourself to start the work and spend at least 5 minutes doing it, most of the time you will not stop, and the reason is because you have already overcome the most difficult part of it. There is also a principle known as Pareto principle, which is generally applicable in almost everything we do. It says that 80% of the result comes from 20% of the efforts. I'm mentioning this here because if you just overcome the inertia and put in little effort into starting the task, you will actually see quick results, and that will generate the motivation for you to continue the task as we talked about earlier. Another reason because of which we keep procrastinating is the fear of failure. Because we have this fear that we will fail in doing certain tasks, we try to avoid doing it. Sometimes we don't take chances or try to do new things because we are afraid that we will fail. In such cases, one of the things that helps is to analyze all the potential failure scenarios and imagine what is the worst that could happen. Most of the time, when we do this kind of analysis, we realize that the worst that can happen is actually not that bad. And the fear was actually much worse than what actual failure scenarios can ever be. One of the quotes that I read somewhere and then that have stuck with me related to this is, if you're not scared enough, you're not growing fast enough. So just realize that it is okay to be scared of failures, but find a way to move past it. The next topic I want to touch upon is the importance of self-evaluation and self-improvement. ये तो आपने सबने शांतिकुंज में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। All of the things I have talked about earlier are tools of self-improvement, but first you need to actually be willing to improve yourself. So how do you improve yourself? By first accepting that there is a scope of improvement and identifying what actually are the areas of improvement for you. And that can be done by self-evaluation. It is important to focus a bit more on your own faults and growth areas rather than wasting a lot of time on pointing fingers at others. I think it is very easy for us to identify what our growth areas are when we analyze ourselves, our actions honestly. So it is a very good exercise to evaluate ourselves from time to time and then actively work upon self-improvement. I would like to end with the quote that I think you all already know. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है, but it is still something I try to keep reminding myself because it is that important. I think if you believe in it and work hard, you can actually make your own destiny. I hope whatever I shared today was helpful in some way. So thank you for listening to me. आपकी अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रतिष्ठा पथिक जी को, जो कि बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।
प्रणाम। देव टॉक सीरीज के इस एपिसोड में मैं प्रतिष्ठा पथिक आप सभी के सामने बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय चिन्मय भैया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है जहां अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स आकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है, लाभ मिल रहा है। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और इसके योग्य समझा गया है। अपनी कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कहानी उन सफल व्यक्तियों की कहानियों में से नहीं है जो एक अच्छी नौकरी पाकर एक अच्छी सैलरी को इंश्योर कर लेते हैं और मटीरियलिस्टिक ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। But this is definitely a story of self-determination and self-satisfaction. This is a story of the success of the decision-making power of an individual. Yes. आज मैं बनस्थली विद्यापीठ जो कि world's largest women residential university and is one of the 3 to 4% best universities of the world, top ranked university in the nation and second topmost university, women university in the world, बनस्थली विद्यापीठ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इस रूप में कार्य कर रही हूँ और पीएचडी कार्य भी मेरा यहीं से चल रहा है। ये एक ऐसी संस्था भी है जिसका नाम परम पूज्य गुरुदेव भी लिया करते थे कि पंडित हीरालाल शास्त्री यानी आपा जी जो इसके फाउंडर हैं, वो नारी शिक्षा के लिए, नारी उत्थान के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं और लोगों को उनकी संस्था को जाकर देखना चाहिए। और ये आदरणीय फूफा जी और बुआ जी का मेरे प्रति बड़ा उनकी कृपा दृष्टि है कि मेरी शिक्षा यहीं से हुई है। मेरे माता पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि ग्रेजुएशन से लेकर के और अभी पीएचडी जो कंटिन्यूएशन में है, यहाँ तक कि मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा बनस्थली विद्यापीठ में हुई है और अब मेरा अपॉइंटमेंट भी यहीं हुआ है। कहानी की शुरुआत बचपन से करूंगी क्योंकि वहीं पर इस मेरे व्यक्तित्व की नींव रखी गई थी। शांतिकुंज में जन्म लेना मेरे लिए असीम अनुकंपा थी परम पिता परमेश्वर की कि उन्होंने मेरी आत्मा को शांतिकुंज जैसा स्वर्गतुल्य प्रांगण दिया और वहीं उस स्वर्गतुल्य प्रांगण में मेरा लालन पालन हुआ, भरण पोषण हुआ। गायत्री विद्यापीठ जैसे आदर्श विद्यालय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। ये कहा जाता है कि शिक्षा के साथ विद्या भी जरूरी है। शिक्षा और विद्या का समागम ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और ये शिक्षा विद्या का समागम हमें गायत्री विद्यापीठ और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शिक्षा में दिखाई देता है। वहां की शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी है कि जहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस तक आपको नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि उससे परे जीवन विद्या से आपका परिचय कराया जाता है। जीवन विद्या के लिए केवल क्लास में बैठकर शिक्षा पाना काफी नहीं है। शिक्षा पाने के लिए, जीवन विद्या को सीखने के लिए आप जीवंत रूप में, when you take lively experience of जीवन विद्या, of life education is where you actually instill those values, and that's what happened with all of us, and here I am talking about myself, so with me. शांति कुंज में डेली प्रार्थना से लेकर के यज्ञ करना, प्रवचन में जाना, आरतियों में सम्मिलित होना, ये सब हमारे बचपन में एक बहुत नियमित हमारी रूटीन का पार्ट था। दिस वाज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन एंड थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज we actually got all the cultural values, all the cultural ethics which are important for an individual to realize that who we are. आत्म का ज्ञान पाने के लिए हमें कभी किसी कक्षा में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। ये समझने के लिए कि आध्यात्म क्या है, ये जानने के लिए कि परमात्मा क्या है, ये जानने के लिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें कभी
किसी काउंसलिंग सेशन की जरूरत नहीं पड़ी। गायत्री विद्यापीठ में हम क्लासेस में पढ़ाई करने के अलावा, सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम क्लासेस के अलावा हम यज्ञ करते थे डेली हर गुरुवार को, और वो यज्ञ न सिर्फ हम करते थे बल्कि हम करवाते भी थे, हमें उसकी भी शिक्षा मिलती थी। और साथ ही साथ how a person can be multi-oriented, how a person can inculcate multiple talents in one being is what we learned in Gayatri Vidyapith, whether it is through performances in different kind of cultural programs which were organized on Vasant Panchami, on Independence Day, on Republic Day, or on many of such festivals. We used to perform very enthusiastically, and we were so ready to perform along with our studies. And through all these activities, we got to learn different kind of art forms, whether it is dancing, or it is theatrical performances, or it is elocution, or speech, or shlok recitation. And those cultural values were natural values were naturally instilled in our personality. And I am so grateful to my teachers who actually recognized our potentialities. They knew our aptitudes. And so my teachers, they realized that I can do something better, and they nominated me for, head girlship of the school. That is not a very big achievement, but that definitely boosted up my confidence. That has developed the strong part of my personality, and it alleviated all my fears. And I was no more afraid of speaking on stage. And that's why there was, 150th birth anniversary of Swami Vivekanand, when national level elocution competition was organized, and I did perform there and got several applauses. So whenever today I perform at my workplace, whether I deliver a lecture or whether I, present something, or it is just a normal talk, spiritual talks, spiritual things about, self and the supernatural reality, all these things, values, they come up naturally into my talks. And whenever I present, my colleagues say, where do you get this confidence from, and how do you know so much about spirituality, how do you know so much about religion and culture? I said, this is all because I have lived those values back there in Shanti Kunj, and it is a part of my life. It is a part of my lifelong learning, which is Jeevan Vidya, which I was referring you to. So, or just for example, I will talk of Vasudhaiva Kutumbakam, which is a very prominent feature of Indian culture, which we are being, which have been carried through the ages in Indian culture. उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमने चरितार्थ होते हुए शांति कुंज में देखा है। हमारे लिए आज भी गायत्री परिवार का या बाहर का भी कोई भी बड़ा चाचा जी, चाची जी, ताई जी, ताऊ जी ही होता है, या कोई भी साथी भाई या बहन ही होता है। तो हमारे लिए उन सब मूल्यों का सहज ही अवेलेबल होना, टीम स्पिरिट का होना, सभी के साथ साथ में मिलकर के रहना, सहयोग की भावना का होना, सहिष्णुता की भावना का होना, बहुत नेचुरली हमारे भीतर ये सारे मूल्य आते गए। हम अपनी संस्कृति को, राष्ट्रीय मूल्यों को समझते गए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फूफा जी, बुआ जी, टू होल शांति कुंज फैमिली, जिनकी आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, और इन सभी उपलब्धियों में, इन सभी मुकामों पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर, सपोर्ट बनकर खड़ा हुआ है। और जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन के लिए आई तो गायत्री विद्यापीठ में अलग अलग आर्ट्स को सीखने की, सभी चीजों में बैलेंस करके चलने की वो जो एक हमारी आदत थी, वो हमारे बिहेवियर का पार्ट था, वो यहाँ पर भी हमारा साथी बना। और पढ़ाई में फोकस्ड रहने के अलावा हमने रेडियो जॉकी में भी पार्टिसिपेट किया, हमने सितार वादन की कला को भी सीखा, हमने बहुत सारी ऐसी आर्ट्स को सीखा। एंड फॉर 1 year आई वाज अ रेडियो जॉकी एट रेडियो बनस्थली 90.4 FM, and I also got RJ of the Year award. So there were multiple career choices also.
But then now coming to the career and now talking about the studies, I will definitely share with you what have been my experiences during studies. देखिए, पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी अपनी रुचि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप उसके सब्जेक्ट के जो नेचर है उससे अगर आप प्रसन्न नहीं है या आप उसके प्रति समर्पित नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और फिर वो सब्जेक्ट आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगा. सो 10th क्लास से ही आप, अब तो खैर नई शिक्षा नीति आ गई है, लेकिन जब हमने अपनी स्कूलिंग की तब 10th क्लास के बाद हमारे पास एक खुला रास्ता था और मुझे उन बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता चुनना था कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है. एंड I was so definitely willing to opt for arts as a stream. Now, very naturally, obviously, as I got good marks in all the subjects in 10th. So my parents and family members, they all were recommending me to take science. But I said, I do not hate science. I love sciences, but then I want to learn more about arts, about culture, about our past, about our society, which I can get it from only arts as a subject. And some of them recommended me and some of them suggested me that, you know what, arts is a subject taken by poor students who cannot perform well in sciences or commerce. I said, who has said that? Where it is written? Is it a norm? I said, I will break this norm. I said, I can perform good at sciences also, but I want to take arts because I'm interested in arts. मुझे अपनी संस्कृति के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानना है, मुझे इतिहास पढ़ना है, मुझे मानसिक हमारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, मन कैसे काम करता है, मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, मुझे संस्कृत पढ़ना है, मुझे साहित्य, एक साहित्य का पीस कैसे किसी को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो मुझे साहित्य पढ़ना है और ये सब सब्जेक्ट मुझे आर्ट्स में मिलेंगे. तो मेरे माता पिता ने कहा मुझसे, और मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूं, और दे हैव सपोर्टेड एवरी डिसीजन ऑफ माइन टिल डेट. That, they said, okay, but do not let people say that she was a poor student, that is why she has opted for arts. I promised to my parents and to my teachers, I would not let this happen, and I will definitely prove myself in the field of arts that I want to study. And मैंने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, निरंतर अभ्यास करके मैंने पढ़ाई की, और 11वीं और 12वीं क्लास में मैंने टॉप भी किया अपनी क्लास में. और इसके अलावा मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता का क्षण वो था जब मेरे टीचर्स ने मुझसे ये कहा कि प्रतिष्ठा, आपके गायत्री विद्यापीठ से पास आउट होने के बाद कई सारे मेधावी छात्रों ने आर्ट्स का चयन किया है, छात्राओं ने आर्ट्स का चयन किया है, और उनको हमने आपका उदाहरण दिया तो उन्होंने आर्ट्स को लिया और उन्होंने कहा कि हम भी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आर्ट्स पढ़ेंगे. एंड दैट वाज the first stage of my satisfaction, self-satisfaction and self-determination that I had taken a decision. And if that decision is also influencing others, that is what I want to do. अब बात करें सब्जेक्ट की चॉइस की और प्रोफेशन की. तो जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था, हिस्ट्री था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मैं तीनों ही सब्जेक्ट्स में पूरी रुचि से भाग लेती थी. लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे आया हिस्ट्री में, इतिहास में. इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच लेट्स यू ड्रीम इनटू, लेट्स यू वॉक इनटू दोज एजेस which are a part of history today, but those have contributed, those have led the impact on present society. When you talk of Ashok, or when you talk of Chandragupta Maurya, or when you talk of even Akbar, or when you talk of Lord Macaulay, all these names, all these personalities are not just the people of dead end. They are live. They are today present in the structure, in the social scenario, in the political scenario which we are living today. So I wanted to learn
how the past influences the present and how the present is guided by the past. So I opted for history, and history I was really fascinated knowing that, क्योंकि मैंने वैदिक संस्कृति को शांतिकुंज में भी देखा था, उन संस्कारों को मैंने शांतिकुंज में भी देखा था, षोडश संस्कारों को जो शायद वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल में इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वो आज भी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका मतलब कि अतीत मरता नहीं है, अतीत प्रेजेंट में वर्तमान में जीवंत रहता है, और इसीलिए मैंने इतिहास को अपने विषय के रूप में चुना। और मैंने पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से पढ़ाई की, और इसलिए पढ़ाई नहीं की कि मुझे शायद फर्स्ट आना है क्लास में, या इसलिए पढ़ाई नहीं की कि मुझे टीचर का अप्लॉज मिल जाएगा। मैंने इसलिए पढ़ाई की क्योंकि मुझे वो पढ़ने में रुचि थी। इसीलिए आई वुड रिकमेंड दैट ऑलवेज परस्यू योर इंटरेस्ट। आप अपने मन की गहनतम जो इच्छा है, रुचि है, उसको पहचानिए, और इसको मैं कहूंगी आत्मबोध बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। दिस आत्मबोध, अब ये आत्मबोध आपको अध्यात्म से जुड़ा हुआ लगता है, डेफिनेटली यू हैव टू रियलाइज who you are, you have to realize your duties towards the society, towards the nation, towards the world, but first you also have to know what kind of aptitude you have, what kind of interest do you carry. If you are dedicated towards your interest, you will definitely gain the success which you call success when you will be at a stage where you love your work. And I opted for history for the reason that I loved learning about history. So, and along with my studies in graduation, because that was a part of my behavior since childhood, that along with studies, I was also learning dancing, I was also learning singing, I was also learning computers, I was also learning different kind of activities. So I carried it here because बनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा, 5-fold एजुकेशन का प्रावधान है, जहां बहुत सारी एक्टिविटीज सीख सकते हैं। तो मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ सितार वादन, रेडियो जॉकी वगैरह सीखा। रेडियो जॉकी, आई वाज रेडियो जॉकी ऑफ द ईयर in 2014-15, and I used to perform on radio also. So all these activities I kept learning and performing in, but I never deviated myself from my studies because I loved them, and because of that I got a gold medal in graduation. और जब मैं मास्टर्स में आई तो मास्टर्स हिस्ट्री करने के लिए मेरे पास हिस्ट्री मैंने किया, और उस समय मेरे पास एक और सवाल था मास्टर्स हिस्ट्री करने के साथ साथ कि अब मैं अपने करियर में किस तरफ जाना चाहती हूँ, और उस सवाल का जवाब मुझे मेरे बचपन से ही मिलना शुरू हो गया था। जी हाँ, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तभी से एक बार 6th-7th क्लास में एक सोशल स्टडीज के टीचर जो नए थे गायत्री विद्यापीठ में, वो आए और उन्होंने हर किसी से पूछा कि बेटा आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही, आईएएस बनना चाहते हैं, हम पीसीएस बनना चाहते हैं, हम पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड व्हाटसोएवर, बट नन ऑफ देम सेड दैट आई वांट टू बिकम अ टीचर। बट आई सेड, एंड व्हेन ही आस्क्ड प्रतिष्ठा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आई सेड अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तभी से मेरे मन में ये बात थी कि इन सारे प्रोफेशंस को गढ़ने वाला अध्यापक कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो अ टीचर इज वन हु एक्चुअली बिल्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। हमारी भारतीय संस्कार परंपरा में उपनयन संस्कार जब होता था तो गुरु के समीप छात्र को लाया जाता था और ये कहा जाता था कि आज से ये छात्र आपके संरक्षण में है, अब आप इसे जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और अपने ब्रह्मचर्य काल में 25 साल तक वो छात्र अपने गुरु के पास रह करके जो भी शिक्षा और विद्या ग्रहण करता था उसके आधार पर वो आगे जाकर के क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण या शूद्र बनता था, जैसी उसने शिक्षा ग्रहण की है, जिस तरीके का प्रोफेशन वो अपनाना चाहता है, जिस तरीके के गुण उसने अंगीकृत किए हैं।
तो अगर एक शिक्षक के हाथ में वो ताकत है, अगर चाणक्य के हाथ में वो ताकत है कि वो नंदवंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाकर मौर्य वंश की शुरुआत कर सके, एक अध्यापक ही था जिसने नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की शुरुआत की और चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य थे। ये गुरु में ही ताकत है, ये एक शिक्षक में ही ताकत है कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को तैयार करता है, एक नेशन के यूथ को, युवा शक्ति को तैयार करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक टीचर थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी एक टीचर थे, और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक टीचर ही थे। और टीचर की भी बहुत सी श्रेणियां होती हैं, टीचर, आचार्य, शिक्षक, गुरु। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी के गुरु हैं, जो इतनी बड़ी जनसंख्या को, करोड़ों लाखों की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, उनके जीवन को गढ़ रहे हैं, उन्हें एक आदर्श मानव बना रहे हैं। इतनी ताकत है टीचिंग प्रोफेशन में, इतनी ताकत है गुरु होने में। तो मैंने बचपन से ही उस तरफ अपना रुझान पैदा किया था और मेरे शिक्षकों ने मुझे समय समय पर ये रियलाइज भी कराया दैट आई कैन बिकम अ गुड टीचर व्हेन आई वाज इन अ बाल संस्कार शाला इन शांति कुंज एंड आई वाज इन I think 11th or 12th class. Probably I was in 12th class. So, I didn't know that I had to speak in that camp. But my teacher called me up and said, Pratishtha, share your views with the students, with the students, that whatever you have learned, whatever values you want to impart. एंड मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा था, स्वामी विवेकानंद के विचारों से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से, मैंने अपनी बातों को बच्चों से बहुत ही सहज तरीके से शेयर किया। और जब मैं वापस आई बोलकर, तो मेरे टीचर ने कहा, प्रतिष्ठा, मुझे नहीं पता कि आप क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में, लेकिन आप शिक्षक बनने के विषय में विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपनी बातों को बहुत सरल तरीके से संप्रेषित करने, यानी कम्युनिकेट करने और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है आप में। और इस बात ने मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया 12th क्लास से ही। और जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो कई सारे मित्रगणों को जब कोई बात समझ में नहीं आती थी, वो मेरे पास आते थे, मैं उन्हें समझाती थी और वो कहते थे कि हाँ हमें समझ में आ गया। तो मुझे वो जो एक चिंगारी थी वो और ज्यादा भड़कती जाती थी कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू टीच। एंड प्रभावित करने की जहां तक बात है, तो गुरुदेव का एक सद्वाक्य है कि सबसे बड़ा उपहार अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, गिरे हुए को हम उठा सकते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता था, कोई परेशान होता था, मैं उससे अपने गुरुदेव के विचारों को बांटती थी, अपने अनुभवों को साझा करती थी, शेयर करती थी, उनको काउंसिल करती थी। और वो व्यक्ति वाकई में जब दुखी होता हुआ आता था और हंसता हुआ जाता था, तो मुझे लगता था कि मैं शायद लोगों के मनों पर प्रभाव डाल सकती हूँ अगर मैं इसमें निरंतर अभ्यास करूँ तो। और इसीलिए मास्टर्स में आने के बाद मेरा वो सवाल अपने आप ही शांत हो गया, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे शिक्षक बनना है। और मैं उस धारणा को तोड़ना चाहती थी। जब लोग कहते हैं कि टीचिंग इज माय प्लान बी, कुछ नहीं बन जाएंगे तो टीचर बन जाएंगे, मैंने कहा मैं कुछ और नहीं बनूं, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती हूं और पूरी शिद्दत से पढ़ाना चाहती हूं। और इसलिए मैंने नेट का एग्जाम दिया हिस्ट्री में, और मेरा नेट का एग्जाम क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने पीएचडी करते वक्त ही यहाँ वनस्थली विद्यापीठ में अपना पहला जो है इंटरव्यू दिया, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरे लिए सबसे प्रसन्नता का अवसर वो था जब अपॉइंटमेंट के बाद मैं अपने वाइस चांसलर सर से मिली, प्रोफेसर आदित्य शास्त्री से, और उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के रूप में मूल्यों को, वैल्यूज को हमारी छात्राओं में इनकलकेट करने का काम आप कीजिए, और इसके लिए हमें आप पर पूरा विश्वास है। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि उन्होंने मुझे वैल्यूज को इम्पार्ट करने के लिए का एक माध्यम समझा, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य था। और आज जब मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी छात्राओं को इतिहास पढ़ाती हूँ, लेकिन हिस्ट्री की क्लास के बाद 1 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद जब छात्राएं ये कहती हैं कि मैम आप हमें 1 घंटा और दे सकती हैं या आधा घंटा और दे सकती हैं अगर आपकी कोई और क्लास ना हो तो,
और जब मैं उन्हें वो आधा घंटा देती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि आत्म क्या है, परमात्मा क्या है, लोक परलोक क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष क्यों होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के मूल घटक क्या है। जब वो ये सारी चीजें मुझसे पूछती हैं तो मुझे अपना शिक्षक होना एक बहुत बड़ी सेल्फ कंटेंटमेंट का एक साधन बन जाता है। मैं बहुत सेटिस्फाइड, मैं बहुत गदगद महसूस करती हूँ कि मैं इस दिन के लिए शिक्षक बनी थी, जब मैं अपनी छात्राओं को उस स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के परे भी सोचने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाऊं। और ये सब भारतीय संस्कृति की चीजें हमारे अंदर बचपन से ही, जैसा मैंने आपको बताया कि बोई गई थी, हमारे अंदर उसके बीज बोए गए थे और अध्ययन के माध्यम से वो हमारे अंदर और विकसित हुई। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो शांतिकुंज से एग्जाम होता था, उसमें भी हमने कई बार इस तरीके के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया और स्टेट लेवल तक हमने फर्स्ट प्राइज भी प्राप्त किया। तो ये सारी चीजें हम बचपन से ही पढ़ रहे थे, जान रहे थे, और उसको जब हमने इतिहास के माध्यम से और अच्छे से पढ़ा तो वो आती चली गई। और जब विद्यार्थी पूछते हैं तो हम उनके साथ साझा कर पाते हैं वो बातें, और ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन का एक जरिया होता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि 2 चीजें बहुत जरूरी हैं सफल होने के लिए: सेल्फ डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय कि आपको क्या करना है, और उसके लिए आपको आपकी रुचि मालूम होनी चाहिए, आत्मबोध करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन along with your studies, do not just isolate yourself in a chamber where you are just engaged in your books and notebooks. Be in touch, be in harmony with the surroundings, with the natural surroundings, with the social surroundings, because we are not born for getting a job. We are not born for just getting good salary. We have born for doing our due for society. आप किसी भी रूप में समाज की सेवा कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं उस दरिद्र नारायण का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। उस मनुष्यता की सेवा हमें करनी है। आप डॉक्टर के रूप में कीजिए, आप अगर एक आर्टिस्ट भी हैं, अगर आप एक पेंटर भी हैं, अगर आप एक इंजीनियर भी हैं, आप हर तरीके से सेवा कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के प्रोफेशन को कभी भी कम मत आंकिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं बन जाएगा तो शिक्षक बन जाएगा। There are different kinds of teacher. There is a quote that bad teacher lectures, good teacher teaches, but great teachers inspire. तो मैं एक ऐसा टीचर नहीं बनना चाहती थी जो केवल लेक्चर देता हो। मैं एक ऐसा शिक्षक बनना चाहती थी जो इंस्पायर करता हो, इन्फ्लुएंस करता हो। और जब इस तरीके के विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने उस सपने में कुछ हद तक सफल हो रही हूं। और यही मेरी सफलता, इसी को मैं अपनी सफलता कहती हूं, जहां मैं सेटिस्फाइड हूं। तमाम थकान हो जाती है, बहुत काम होता है, उसके बाद भी मैं अगले दिन उतने ही उत्साह के साथ उठती हूं कि आज अपने विद्यार्थियों के साथ और कुछ नया शेयर करना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है इस शिक्षा के प्रोफेशन में कि यू आर नेवर स्टैटिक. You do not stop learning. It is a ever evolving process because a teacher is forever a student. You always keep learning. Whenever a student asks any question to you, and if you don't know the answer, you go back to library and you start reading about it, and a new realm of knowledge is added into your mind. So it is always a profession of learning, and you always become a student, and that is the beauty of teaching profession. तो कोई भी आप अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी आप अपना करियर चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रियलाइज कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। उन सारी अपॉर्चुनिटीज में से आप किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए सही कोर्सेज का चुनाव बहुत जरूरी है और सही राह आपको पकड़नी होगी। डेडिकेटेड रहना होगा, डिटर्मिन्ड रहना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा, और जरूर आप सफलता की सीढ़ी को छू पाएंगे और आगे पहुंच पाएंगे। और अंत में बस मैं इन्हीं बातों के साथ, 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। साहसी के पांव पथ पर डगमगाते हैं नहीं, साहसी के पांव पथ पर डगमगाते हैं नहीं,
शूल या पत्थर मनोबल को डिगाते हैं नहीं, बस विरोधों में सदा होती परीक्षा धैर्य की। बस विरोधों में सदा होती परीक्षा धैर्य की। बिन अंधेरों के दिए भी जगमगाते हैं नहीं, बिन अंधेरों के दिए भी जगमगाते हैं नहीं। ये 4 पंक्तियां मेरे जीवन में हमेशा, जब भी कोई नाजुक मोड़ आया है, इसने मुझे हमेशा ताकत दी है और मुझे लगता है ये आपको भी ताकत देगी, हौसला देगी पढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो इसी तरीके से प्रगति करिए और आगे बढ़िए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का ठान लीजिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आत्मबोध जरूर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिष्ठा जी, आपने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अपने विचार हम सभी के मध्य रखे। मैं हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस प्रेरक कार्यक्रम को अपने संपर्क क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि अधिकतम लोग इस कार्यक्रम की प्रेरणा से लाभान्वित हो सकें। इस एपिसोड के अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऋचा पटेल जी को, जो कि मेंबर हैं लीगल एनजीओ समाधान देहरादून में एवं वर्तमान में फ्रीलांसर लॉ कंसल्टेंट के रूप में भी कार्यरत हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा पटेल है और मैं शांति कुंज हरिद्वार में रहती हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गायत्री विद्यापीठ से पूरी की और इसी वर्ष बनस्थली विद्यापीठ से मैंने अपनी BBA LLB की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में मैं लिटिगेशन के क्षेत्र में फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पूर्व मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि लर्न फ्रॉम लीडर्स जैसे कार्यक्रम से जुड़ मैं आप सबसे अपना अनुभव साझा कर सकूं। हर व्यक्ति का अपना संघर्ष है, हर व्यक्ति का अपना सफ़र है, कभी प्रकाशित न हो, पर हर व्यक्ति की अपनी दास्तां है। मगर एक बात जो एक समान है वह है विद्यार्थी जीवन। जीवन के इस पड़ाव में किए गए संघर्ष संपूर्ण जीवन को सफल बनाते हैं। जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कई नियम बनाए व बताए गए हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में हमें यह समझ नहीं आता कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का नहीं। लेकिन आप सबको याद होगा, हमने संस्कृत के एक श्लोक में पढ़ा था जिसमें यह बताया गया था कि विद्यार्थी को अपने जीवन में किन गुणों का समावेश करना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार था। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और अपने संघर्षों से सीखता है, मगर हमें हमेशा ऐसे स्रोत की तलाश रहती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। हर किसी के लिए सक्सेस का अलग अलग मतलब है, लेकिन सक्सेस के सफ़र को पूरा करने के लिए हमें कई पड़ावों से होकर गुजरना होता है। आत्मविश्वास और चहुमुखी विकास इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे शांति कुंज जैसे वातावरण में रहने का मौका मिला। मुझे याद है, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में हमारे सीनियर्स प्रेयर के बाद स्पीच दिया करते थे, जिनको देखकर मेरे मन में भी स्पीच देने की उत्सुकता जागृत हुई। मैंने घर आकर अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या छोटे बच्चे स्कूल में प्रेयर के बाद स्पीच नहीं दे सकते, तो उन्होंने मेरी उत्सुकता देखते हुए प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने बड़ी ही प्रसन्नता से परमिशन देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों का हम आवाहन करते हैं। अगले दिन मैंने अपनी स्पीच प्रिपेयर की और स्कूल में प्रेयर के बाद उसे बोला। वह पहली बार था जब मैंने स्टेज पर अकेले परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद मिले उत्साहवर्धन से मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि फर्स्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्म करते ही मेरे स्टेज फियर ख़त्म हो चुका था। आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसके लिए आपको उत्साहवर्धन मिले, चाहे वह दूसरों के द्वारा हो या खुद के द्वारा। अब आती है चहुमुखी विकास की बारी। चहुमुखी विकास का अर्थ
केवल यह नहीं कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही इसका अंग है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए उसके अंदर कई गुणों का समावेश होना भी आवश्यक है, जैसे सादगी, सज्जनता, शिष्टता, नम्रता और मितव्ययिता आदि। ईमानदारी और जिम्मेदारी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप किसी कार्य के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार होंगे तो आप उस कार्य में अवश्य प्रगति करेंगे और उस प्रगति को आगे तक पहुंचाने के लिए अपने कार्य के प्रति आपका निष्ठावान होना भी जरूरी है। If individuals are able to inculcate these good habits in themselves, they are good to go for whatever they want to achieve in their life. गायत्री विद्यापीठ में भी हमारे चहुमुखी विकास के लिए बहुत ध्यान दिया गया, चाहे वो प्रत्येक के अंदर गुणों के विकास की बात हो या अन्य एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की। मैंने भी वहाँ कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने से लेकर मन संचालन करने तक, स्काउट गाइड में बेस्ट गाइड का अवार्ड मिलने से लेकर योगा में कई बार नेशनल्स और इंटरनेशनल्स खेलने का मौका मिला। जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वह यह होता है कि हमारा गोल क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वन शुड आस्क टू देमसेल्फ, और इसका जवाब जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही बेहतर है। आपको याद होगा जब हमसे बचपन में पूछा जाता था कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, तो हर बार हमारा जवाब अलग होता था। कभी साइंटिस्ट, कभी टीचर, कभी पायलट, तो कभी कुछ और। लेकिन मुझे सेकंड स्टैंडर्ड से क्लियर था कि मुझे लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अब तक का सफ़र बहुत ही आसान था, क्योंकि मुझे 10th और 12th के बाद यह सोचना ही नहीं पड़ा कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, जो बाकी सबको सोचना पड़ा। सी, इट्स वेरी सिंपल। अगर किसी व्यक्ति को यह पता है कि चिड़िया की आँख उनका लक्ष्य है तो वह उससे भेदने में अपना सामर्थ्य लगाएंगे। लेकिन अगर किसी को यह पता ही नहीं कि उनका लक्ष्य क्या है, तो पहले वह चिड़िया ढूंढेंगे, फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद ही वह उसे भेदने के लिए अपना सामर्थ्य लगा सकते हैं। इसलिए अगर हमें यह पता है कि हमारा गोल क्या है, तो हमारा आगे का सफ़र पहले की तुलना में काफ़ी आसान होगा। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मात्र सक्सेस पा लेने के लिए ही लोग सक्सेस नहीं पाना चाहते। वह उसके बाद पूर्ण होने वाले उद्देश्यों जैसे धन, मान, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के लिए उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अगर हमारे उद्देश्य हमारी महत्वाकांक्षाओं से बड़े होने चाहिए, क्योंकि भौतिकता हमें सफलता तो दे सकती है, लेकिन शांति केवल आध्यात्मिकता से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारे उद्देश्य हमेशा राष्ट्र हित के प्रति होने चाहिए। अगर हमारे उद्देश्य महान होंगे तो उनके परिणाम भी उसी प्रकार होंगे और नगण्य इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाएगी। रोड टू सक्सेस इज़ अ वॉकिंग जर्नी, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद आवर शूज़। मतलब यह है कि अगर हमारा गोल, हमारी इच्छा, हमारी चॉइस का होगा तो हमारा रास्ता पहले की तुलना में ज़्यादा दिलचस्प और आसान होगा। यानी अगर आप सही साइज़ के जूतों में चलें तो आप बहुत आसानी से अपना सफ़र तय कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस के सफ़र में गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी है। आपकी जर्नी आपके गोल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सक्सेस के सफ़र में सफ़र करने से बेहतर है आप अपने करेक्ट शू साइज़ के साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। लोगों का मानना है कि सक्सेस के पीछे कई चीज़ों का हाथ है, जैसे लक, फेट एंड एफर्ट्स। अगर सक्सेस के पीछे इन सभी चीज़ों का हाथ है तो हमें इसके सही प्रपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। लक विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, फेट विच इज़ प्री डिसाइडेड, और वह वैसा ही होगा जैसा होना है। तो अंत में हमारे पास बचा एफर्ट। इसलिए जब भी हम सक्सेस हासिल करना चाहें तो अपना एफर्ट 100% दें, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला टू सक्सेस। अब अगर मेरे करियर चॉइस की बात करें तो मैंने लॉ को अपना करियर इसलिए बनाया
क्योंकि मैं राष्ट्र और समाज के हित में इस ओर से कोई कार्य करना चाहती थी। बहुत से लोगों के मन में यह बात आती है कि अगर वकालत की है यानी इसकी पूरी ज़िंदगी कोर्ट और कचहरी में ही बीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने लॉ की है तो आप बहुत से फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र नौकरी कर सकते हैं। आप कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जज बनकर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर आप किसी के अंदर नौकरी नहीं करना चाहते तो आप एज अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सब से अलग अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप एज ए एडवोकेट जनरल वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह तो कुछ ही करियर चॉइसेस थे जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया। ऐसे बहुत सी करियर चॉइसेस हैं जो आप एज अ लॉ स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी धारणा यह है कि अगर वकालत की है तो उद्देश्य धन कमाना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आपने वकालत की है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बना सकते हैं। हमारे समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो सही कानूनी जानकारी और सहयोग ना मिल पाने के कारण कई परेशानियों को झेलते और उसका सामना करते हैं। आप ऐसे लोगों के सहयोग के संकल्प के साथ भी वकालत को अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा इस क्षेत्र में आने का एकमात्र कारण है। जैसा आपने फिल्मों में देखा है, यहाँ की ज़िंदगी यानी कि इस फील्ड की प्रोफेशनल लाइफ उससे काफ़ी अलग है। यहाँ सरवाइव करने के लिए आपको अपने अंदर का स्टूडेंट हमेशा ज़िंदा रखना होगा। नया सीखने की चाह और लगन आपको आगे तक ले जाएगी। अंत में एक बार मैं पुनः देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे लर्न फ्रॉम लीडर्स जैसे मंच पर आने के योग्य समझा। और मैं यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगी कि रुके नहीं और अपने सक्सेस का सफ़र यूं ही जारी रखें। रुके मत और आगे बढ़ें और अपने सक्सेस का सफ़र यूं ही जारी रखें, क्योंकि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है। तू इंसान है, अवतार नहीं है। गिर, उठ, दौड़, भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। रिचा पटेल जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ ही हमारे सभी एमिनेंट स्पीकर्स का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य अनुभवों को हम सभी के मध्य बड़ी ही कुशलतापूर्वक साझा किया। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के प्रेरक कार्यक्रम से अनुभवों से लाभ उठाने के लिए आप लर्न फ्रॉम लीडर्स के आने वाले नवीन एपिसोड्स को भी देखें एवं उससे भी लाभान्वित हों। इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।